इलीगल माइनिंग होगा एरिया में, निकल के तो जाएगा राज्य सरकार के ही क्षेत्र में। तो राज्य सरकार ने कितने लोगों पर कार्रवाई की है, कितना ट्रक रोका है। मैं तो धनबाद के बारे में पिछले 3 साल से सवाल कर रहा हूँ कि बाघमारा और धनबाद का जो मुख्य सड़क है, उस पर मुझे लगता है कि 100-150 मीटर लंबा एक दीवार खड़ा कर दी गई है। और मेरे सवाल का जवाब तो घुमा फिरा के आता है, राज्य सरकार इसमें है शामिल। राज्य सरकार के जो डीसी हैं धनबाद के, राज्य सरकार के एसपी हैं, ये कहाँ नज़र रखते हैं आज तक। मंत्री हैं इरफान जी, उन्होंने इतना तक कहा है कि भाई हम लोग वॉकओवर दे देते हैं, मतलब चुनाव ही नहीं लड़ेगा कांग्रेस का कोई भी नेता, बीजेपी को वॉकओवर दे। और साथ में उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अब बीएलओ आता है तो उसको डिटेन कीजिए, ताला बंद करके रखिए, जब तक हम नहीं आएंगे छोड़िएगा नहीं तो ये लोग नाम काट देगा। मेरे लिए तो इरफान साहब का 100 खून माफ़ है। क्यों इतने प्यारे हैं आपके? नहीं, प्यारे की बात नहीं है, क्योंकि वो जो बातें उठाते हैं वो ऐसी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री की बातों को आप ऐसा कर रहे हैं। 100 खून माफ़ है, अब 100 तक हो जाएगा तो देखेंगे हम लोग। पूरे देश में राहुल जी कह रहे हैं वोट चोर एनडीए को, कह रहे हैं कि आप वोटों का चोरी करते हैं। और उसका ताज़ा उदाहरण वो दे रहे हैं कि बिहार है, नीतीश कुमार जिस तरीके से सरकार बनाए, बोले ये अनएक्सपेक्टेड है। जहाँ इनकी सरकार बन गई वहाँ कोई चोरी नहीं होती है वोट की। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसमें भाजपा को या एनडीए को कम सीट आई, कोई चोरी की बात वहाँ नहीं कही गई। जहाँ ये कमज़ोर हैं, हार जाते हैं, तो बताते हैं कि चोरी कर लिया। हाय तौबा मचाने से या कोई अखबार में बयानबाजी करने से तो ये नहीं हो जाए कोई बहुत बड़ा ऐसा काम कर रहा है, जघन्य काम कर रहा है चुनाव आयोग। दिसंबर में पूरे देश भर के कांग्रेसियों को बुलाया गया है रामलीला मैदान में, और वो कह रहे हैं कि ये जो स्पेशल कैंपेन ड्राइव चलाया जा रहा है मतदाता पुनरीक्षण, बोले ये रॉन्ग है, इस मस्ट बी स्टॉप्ड एवरीवेयर। इसको लेकर एक आपकी सरकार पे लग रहा है कि मानसिक दबाव है। आधार की मान्यता है, मगर आधार सही है कि आधार सही नहीं है, ये देखा जा सकता है। वोटर लिस्ट को और आधार को, दोनों को अगर आप सघन अभियान चल रहा है तो कहें कि जिसने आधार बनवा लिया। काला माफिया सीधे राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक संरक्षण है, राजनीतिक प्रोत्साहन है, राज्य की सरकार में भी और केंद्र की सरकार में भी। एक तरफ कुर्मी समाज का डिमांड, एक तरफ ट्राइबल समाज का विरोध, दोनों परस्पर जारी और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये पहली बार हुआ कि उन लोगों ने दूसरे समाज के लोगों, मतलब आपको इनवाइट किया, सुना, या मतलब आपसे सहानुभूति रखते हो सकता है। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि ये मामला हिंसक भी हो सकता है। जो मानदंड हैं अनुसूचित समूह में शामिल होने के, उन मानदंडों के आधार पर राज्य की सरकार को ने पहले भी करा है सर्वेक्षण, एक अद्यतन सर्वेक्षण करा दे। तो 1,36,000 करोड़ बोल रहे हैं, पोस्टर छपवा दिए, सब कुछ कर दिए, कोई तो जाता नहीं है केंद्र में मांगने। नहीं तो 1,36,000 करोड़ की जब टेबल पर बैठ कर बात होती है तो इसको क्यों नहीं प्रूव कर पाते हैं 1,36,000 करोड़ है। झारखंड में वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार अपना दूसरा टर्म में 1 साल पूरा कर चुकी है, मतलब 6 साल पुरानी सरकार है। क्या ऐसे इसको देखा जाना चाहिए या 1 साल पुरानी सरकार देखा जाना चाहिए? उन वादों का क्या वाकई में जो बहुमत होता है वो हर चीज़ों का आंसर होता है, या फिर कुछ और है? कई मुद्दे हैं राज्य में जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, पता नहीं उनको भविष्य के लिए छोड़ दिया गया है, जबकि वो मुद्दे कुछ घातक भी हो सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक सरयू जी हैं। सरयू जी, एक तो पूरे देश में राहुल जी कह रहे हैं वोट चोर एनडीए को, कह रहे हैं कि आप वोटों का चोरी करते हैं। और उसका ताज़ा उदाहरण वो दे रहे हैं कि बिहार है, नीतीश कुमार जिस तरीके से सरकार बनाए, बोले ये अनएक्सपेक्टेड है, इस तरीके का बहुमत नहीं होता। और वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने चुनाव आयोग पे इस तरीके से कब्जा जमा लिया है कि एसआईआर करके और इंडिया अलायंस के वोटरों को काट रहे हैं।
पिक एंड चूज़ कर रहे हैं और ऐड उनका कर रहे हैं जो आपको वोट करता है। अब राहुल गांधी जी ने जो एसआईआर के खिलाफ मामला उठाया है और वोट चोरी का एक नैरेटिव कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच आए, इससे तो इनकी जग हंसाई हो रही है। कोई भी संतुलित दिमाग वाला व्यक्ति या संविधान और नियम कानून कैसे लागू होते हैं इसकी जानकारी रखने वाला व्यक्ति ऐसी बात कहने के पहले 100 बार सोचेगा। बिहार में तो चुनाव होने के बाद उनके जिनको नेता माना तेजस्वी यादव ने कहा था कि 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। अब शपथ लेंगे ये कहे तो उस समय कोई वोट चोरी का के बारे तो कहा उन्होंने कि वोट चोरी हो गई, ऐसा कोई बताया नहीं उन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई, तो चुनाव आयोग का एसआईआर यानी चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में संशोधन साल में 2 बार होता है। इस बार एक सघन अभियान चला रहे हैं और 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसको पैमाना मानकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं या अवैध रूप से बसे हैं ये लोग वोटर लिस्ट से अपना नाम हटवाएं या चुनाव आयोग हटाए। प्रक्रिया तो ये है कि बीएलओ हो या चुनाव आयोग की जो मशीनरी राज्य में है वो तो सब राज्य सरकार के ही अधिकारी रहते हैं, राज्य सरकार के ही कर्मी रहते हैं। कोई चुनाव आयोग अपना आदमी तो बाहर से लाता नहीं है। अब बीएलओ के साथ साथ जो मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, सरकार में हैं या विपक्ष में हैं, उनके बारे में प्रावधान है कि ये हर बूथ के लिए एक बीएलए बनाएंगे, बूथ लेवल एजेंट बनाएंगे, जो बीएलओ के साथ मिलकर एसआईआर को लागू कराएगा। तो अगर बीएलओ कोई गलत व्यक्ति का नाम काटता है तो बीएलए तो सुधार करा सकता है उसमें। एक भी एप्लीकेशन इस तरह का आता नहीं है। राजीव गांधी ने कोई ठोस प्रमाण दिया नहीं है। तो ये जो अपनी हार है उसको छुपाने के लिए राजीव गांधी उनका तमाम जो कुनबा है इस बात को फैलाने में लगा हुआ है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारे टाइम में भी तो एसआईआर होता था, इतना हाई तो बार कभी नहीं मचा, हम लोगों भी सरकार में थे। दूसरी बात कह रहे हैं कि बीएलए मिनिमाइज कर सकता है आपकी गलतियों को, न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। हम कम कर सकते हैं कि भाई हाँ ज़रूरतमंद लोगों का वो, लेकिन आप इतना मैसिव लेवल पे कर रहे हैं इस तरीके से। अब तो बात आ रही है टेम्परिंग की भी कि किस तरीके से इतना वोट निकल रहा है ईवीएम से। हाँ, ये यही गलत बात को प्रचारित करना चाहते हैं लोग अपनी हार को छुपाने के लिए। जहाँ इनकी सरकार बन गई वहाँ कोई चोरी नहीं होती है वोट की। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उसमें भाजपा को या एनडीए को कम सीट आई, कोई चोरी की बात वहाँ नहीं कही गई। जहाँ ये कमज़ोर हैं, हार जाते हैं तो बताते हैं कि चोरी कर लिया। बीएलओ को वही अधिकार है जो बीएलओ को है। बीएलओ अपने बूथ के पर की रिपोर्ट देता है, बीएलए भी बूथ की रिपोर्ट देता है। इसमें जो भी काम होना है बूथ पर होना है। कोई हाय तौबा मचाने से या कोई अखबार में बयानबाजी करने से तो ये नहीं हो जाए कोई बहुत बड़ा ऐसा काम कर रहा है, जघन्य काम कर रहा है चुनाव आयोग। जो काम होता है बूथ पर होता है। इनके पार्टियों के कार्यकर्ता बूथ पर हैं, बीएलओ की रिपोर्ट उनके सामने आती है और बीएलओ की रिपोर्ट में अगर कोई गलत है तो संशोधन करा दें। कोई छूट गया है उनका आदमी तो उसका नाम जुड़वा दें। दिसंबर में पूरे देश भर के कांग्रेसियों को बुलाया गया है रामलीला मैदान में, और वो कह रहे हैं कि ये जो स्पेशल कैंपेन ड्राइव चलाया जा रहा है मतदाता पुनरीक्षण, बोले ये रॉन्ग है, इस मस्ट बी स्टॉप्ड एवरीवेयर। इसको लेकर एक आपकी सरकार पे लग रहा है कि मानसिक दबाव है? नहीं, देखिए मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर नज़र रखे हुए है। तो ये सारे लोग जो अपने बड़े वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में बहस कराते हैं और उसका नतीजा पक्ष में नहीं आता है, तब एक अभियान चला रहे हैं। इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जनता की कठिनाइयाँ क्या हैं, सरकारें कैसे सही काम नहीं कर रही हैं, विकल्प के रूप में इनको कौन सी नीति कौन से कार्यक्रम देने चाहिए, ये कर नहीं रहे हैं। ये एक हो गया वोट चोरी का मामला।
कह रहे आधार हर जगह आप उसको एलिजिबल मानते हैं, वोटर लिस्ट में कहते हैं हम नहीं मानेंगे। बोले आधार कितना वेरिफिकेशन करके बनाया जाता है, फिंगरप्रिंट्स, रेटिना सब कुछ। बोल रहे कि नहीं, जिसका आधार है वो वोटर होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। नहीं नहीं, आधार की मान्यता है, मगर आधार सही है कि आधार सही नहीं है ये देखा जा सकता है। वोटर लिस्ट को और आधार को, दोनों को अगर आप सघन अभियान चल रहा है तो कहें कि जिसने आधार बनवा लिया, कहीं का आदमी आधार बनवा ले सकता है। हम लोग के यहाँ तो रोज़ आधार में चेंज कराने की बात आती है, कभी नाम चेंज कराने की, कभी पता चेंज कराने की, कभी बहू आ गई ससुराल में तो उसका चेंज कराने की। आधार में तो लगातार परिवर्तन होते रहता है। कोई संगठित समूह अगर ये तय कर ले कि हम बाहर के जो लोग हैं, जो देश के नागरिक नहीं, उनका आधार बनवा देंगे तो आधार बन जाता है। तो मगर आधार बनता है तो जब ऐसा समय आता है, कसौटी पर कसना होता है, तो आधार की कमियां दिखाई पड़ती हैं। कई लोग तो दो दो तीन तीन आधार रखे हुए हैं, एक ही ज़िले में भी रखे हैं और जिला के बाहर का भी रखे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कोई बात तो नहीं किया है चुनाव आयोग को कि आप आधार को मानिए ही मानिए। तो वह जब बीएलओ घूमता है या घूमती है, हर एक घर में जाती है, तो हर घर में वह जांच करती है, देखती है कोई है कि नहीं है। फिर आधार का मतलब क्या है, कोई रहेगा नहीं घर में, कहीं रहेगा और आधार रखे रहेगा तो आधार को मान लीजिए। ये स्थिति कुछ ऐसी है कि चुनाव आयोग ने विचार करके इसका निर्णय किया होगा। और सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है तो इनको सुप्रीम कोर्ट से इस सब चीज़ों का निपटारा कराना चाहिए। ठीक है, यहाँ कैबिनेट के सदस्य हैं, मंत्री हैं इरफान जी, उन्होंने इतना तक कहा है कि भाई ये हम लोग वॉकओवर दे देते हैं, मतलब चुनाव ही नहीं लड़ेगा कांग्रेस का कोई भी नेता, बीजेपी को वॉकओवर दे। और साथ में उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अब बीएलओ आता है तो उसको डिटेन कीजिए, ताला बंद करके रखिए, जब तक हम नहीं आएंगे छोड़िएगा नहीं, नहीं तो ये लोग नाम काट देगा। तो इस लेवल का दहशत है अगर कांग्रेस के नेताओं में, तो इसका क्या मतलब, उपाय क्या है? देखिए, इरफान साहब राज्य सरकार में मंत्री हैं, कांग्रेस के कोई पदाधिकारी नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि मेरे लिए तो इरफान साहब का 100 खून माफ़ है। क्यों इतने प्यारे हैं आपके लिए? नहीं, प्यारे की बात नहीं है, क्योंकि वो जो बातें उठाते हैं वो ऐसी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री की बातों को आप ऐसा कर रहे हैं? 100 खून माफ़ है, अब 100 तक हो जाएगा तो देखेंगे हम लोग क्या होता है। तो उन्होंने इस बारे में जो बयान दे दिया है कहीं, उस पर तो चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने जो बयान दिया है एक मंत्री के लिए वो सही वक्तव्य नहीं है, और मंत्री के रूप में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये किया है उन्होंने तो विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं, उसके हिसाब से हो या चुनाव आयोग खुद ही इसका संज्ञान लिया है। तो चुनाव आयोग के सामने ये क्या कहते हैं, अपने बयान में कैसा परिवर्तन करते हैं, ये देखा जाएगा सामने में। ईडी हाल फिलहाल जो जिस तरीके से छापेमारी की धनबाद में कुछ लोगों के ऊपर, आपका तुरंत एक बयान आया कि ईडी के बूते की बात नहीं है, अवैध खनन को रोकना। ये आप कैसे कह सकते हैं, जबकि धनबाद में सीबीआई का एक तरीके से कहे कि पैनी निगाह रहती है, वो अस्थायी तौर पे रहते हैं। तो ईडी अगर पैसे को लेकर छापेमारी करे तो कुछ तो आपको लग रहा है कि ईडी को जो सूचना मिलती है उसके आधार पर छापेमारी करती है, ईसीआईआर दर्ज करती है, उसके बाद चार्जशीट दाखिल करती है। तो ईडी का ये एक उनको जो अधिकार है उस अधिकार के तहत कार्रवाई कर रहे हैं वो। मगर धनबाद में कोयला की माफियागिरी इससे बहुत आगे है, उस पर ईडी नहीं जांच करती है। और जिन पर जांच करती है, मुकदमा होने के बाद कोर्ट से कितने लोगों को सज़ा दिला पाती है, ये तो देखिए। मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा लोग तो छूट जाते हैं ईडी के। 2% अभी तक का है। दूसरा है कि ईडी जिन संपत्तियों को जब्त करती है उन संपत्तियों की देख रेख ईडी नहीं करती है। एक बार जब्त कर लिया, प्रशासन को सूचित कर लिया, फिर छोड़ दिया। धनबाद में के अलावा जमशेदपुर में तो मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार वाले मामले में जो बड़ी संपत्ति इन्होंने जब्त किया है, तो जो आरोपी हैं वहीं वहाँ उठना बैठना वहाँ सब काम अपना कर रहे हैं।
तो इनको पता भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोयला माफिया सीधे राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक संरक्षण है, राजनीतिक प्रोत्साहन है, राज्य की सरकार में भी और केंद्र की सरकार में भी। तो ये तो सूचना के अनुसार सीमित लोगों पर छापेमारी करते हैं, मगर कोयला माफियागिरी का आयाम बहुत बड़ा है। जब तक राज्य की सरकार केंद्र सरकार नहीं तत्पर होगी, ये ख़त्म नहीं होगा। सीबीआई ने तो मुकदमा दर्ज किया, बीसीसीएल के अफसरों को पार्टी बनाया। चार्जशीट की बात आई तो बीसीसीएल ने सैंक्शन ही नहीं दिया, चार्जशीट नहीं हुआ उनके ऊपर में। तो जब तक भारत की सरकार, राज्य की सरकार तत्पर होकर कोयला के क्षेत्र में माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, तो ईडी के केवल बूते की बात नहीं, यही मैंने कहा। लेकिन राज्य सरकार तो ये कहती है ना कि भाई बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीसीएल ये सब क्या करते हैं, ये सब केंद्र के इशारे पे काम करे। बोले वो केंद्र इलीगल माइनिंग करा रही है, हमारा तो काम है कि हम सड़क पे देखेंगे ना, उनके एरिया में नहीं। तो वो तो एक तरीके से पल्ला झाड़ लेती है। इलीगल माइनिंग होगा एरिया में, निकल के तो जाएगा राज्य सरकार के ही क्षेत्र में। तो राज्य सरकार ने कितने लोगों पर कार्रवाई की है, कितना ट्रक रोका है जो लीगल नहीं है। तो ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। माइनिंग अगर हो रहा है तो इनका ही तो डीएमओ हिसाब रखता है, रॉयल्टी वसूलते हैं उस पर से। तो रॉयल्टी जितना पर वसूलते हैं उससे बाहर अगर अवैध माइनिंग हो गई है, जा रही है, तो रोकना तो इनका काम है। वो तो नहीं हो पा रहा है। और राज्य सरकार के खान विभाग को पर्याप्त अधिकार है कि ये हस्तक्षेप करे और कार्रवाई करे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एनडीए के कई नेता इसमें संलिप्त हैं, जो वाइट कॉलर हैं। मतलब वो उसको आप कह रहे हैं कि एक तरफ हम कुछ लोगों को संरक्षण देंगे और कुछ को गिरफ्तार करेंगे। बोले ये दोहरी नीति तो नहीं चलेगी ना केंद्र सरकार की। तो केंद्र की सरकार को कहाँ गिरफ्तार करना है, इसमें किसको गिरफ्तार करना है? माइनिंग हो रही है, अगर अवैध माइनिंग प्लांट वे में हो रही है, अवैध माइनिंग वहाँ भी हो रही है जो खदानें बंद हो गई हैं, ढह जाती हैं, लोग मर जाते हैं, तो सब राज्य सरकार के दायरे में आता है। मैं तो धनबाद के बारे में पिछले 3 साल से सवाल कर रहा हूँ कि बाघमारा और धनबाद का जो मुख्य सड़क है, उस पर मुझे लगता है कि 100-150 मीटर लंबा एक दीवार खड़ा कर दी गई है। और मेरे सवाल का जवाब तो घुमा फिरा के आता है, राज्य सरकार इसमें है शामिल। राज्य सरकार के जो डीसी हैं धनबाद के, राज्य सरकार के एसपी हैं, ये कहाँ नज़र रखते हैं? आज तक बता नहीं पाए किसने खड़ा किया ये काम, इंक्रोचमेंट है कि नहीं है। तो राज्य की सरकार कैसे केवल केंद्र को दोष दे के बच जाएगी? क्या कर रही है इस मामले में? मैंने जितने सवाल उठाए हैं इस बारे में, एक कार्रवाई इन्होंने अभी तक नहीं किया है। सीओ अगर रिपोर्ट सही दे देता है तो अपील हो जाती है, डीसी लेके बैठा हुआ रहता है। तो इसमें तो राज्य की सरकार खुद करना चाहिए। तो राज्य की सरकार अगर तत्पर रहेगी तो कोई भी अवैध खनन का कोयला बाहर नहीं जा सकेगा। एक जमशेदपुर में आयोजन हुआ, कुर्मी समाज ने आपको इनवाइट किया अपने जो उनका आयोजन था जमात में, लेकिन इसको सरकार एड्रेस नहीं कर रही है। एक तरफ कुर्मी समाज का डिमांड, एक तरफ ट्राइबल समाज का विरोध, दोनों परस्पर जारी है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये पहली बार हुआ कि उन लोगों ने दूसरे समाज के लोगों मतलब आपको इनवाइट किया, सुना, या मतलब आपसे सहानुभूति रखते हो सकता है। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि ये मामला हिंसक भी हो सकता है या उग्र भी हो सकता है। ये कुर्मी समाज और आदिवासी समाज दोनों बड़े समाज हैं। कुर्मी समाज में दर्जनों संगठन बने हुए हैं। तो जमशेदपुर के हरिमोहन महतो हैं, वहाँ के शैलेंद्र महतो हैं, विशाल महतो हैं, इन लोगों ने एक संगठन बनाया, एक कार्यक्रम किया उन्होंने। मेरे क्षेत्र में कार्यक्रम था, मुझको उन्होंने बुलाया, मैं वहाँ गया। तो ये मामला जितना व्यापक है उसका समाधान राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर करना चाहिए। दोनों भावनात्मक रूप से इसका उपयोग अपने अपने पक्ष में करना चाहते हैं। एक बार सेटल तो हो जाए, होगा कि नहीं होगा। कुर्मी समाज अपना मांग जिस दावा के आधार पर कर रहा है, उस दावा को राज्य की सरकार, केंद्र सरकार मानती है कि नहीं मानती है। यहाँ से तो विधानसभा से कुर्मी को हम
आदिवासी का दर्जा देंगे, इसका प्रस्ताव पास हो गया है, पहले ही गया है। अब अगर इसका निर्णय नहीं होगा तो खामियाजा तो राज्य को ही भुगतना होगा। दोनों बड़े समूह हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। या तो सामाजिक स्तर पर दोनों के संगठन, दोनों के विधायक, दोनों के सांसद मिलकर बात करें क्या होना चाहिए। ये मुद्दा जितना उलझाने की कोशिश होगी उतना ही ये प्रखर होगा। मुझे तो उन्होंने बुलाया, मैं गया। लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे देख रहे हैं आप? तो सीधे कह रहे हैं कि हर कोई अपने यूज़ के हिसाब से उनको मतलब लाभ देख के यूज़ कर रहे हैं। अंततः सॉल्यूशन तो सरकारों को ही न करना पड़ेगा। राज्य सरकार क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? अब ये तो सरकार बताएगी क्यों नहीं आगे बढ़ रही, क्यों नहीं रुचि है इनका। जब इन्होंने एक रेल टेका डहर छः का आंदोलन किया था तो उस आंदोलन में तो भारत की सरकार ने कुछ हस्तक्षेप किया था, बुलाया था। क्या होता है ये बताएं। जो मानदंड हैं अनुसूचित समूह में शामिल होने के, उन मानदंडों के आधार पर राज्य की सरकार को ने पहले भी करा है सर्वेक्षण, एक अद्यतन सर्वेक्षण करा दे, उससे नतीजा निकले क्या निकलता है। मेरे दोनों डटे हुए इनका कहना है कि 1931 के पहले हम लोग भी ट्राइबल ही माने जाते थे, यही उनका एक आधार है। उनका भी कहना है कि हम लोग गांव में रहते हैं, चाहे कुर्मी हो या आदिवासी हो या कोई भी जाति के लोग हों, सबका रहन सहन और संस्कृति एक ही है, भाषा एक ही है। तो ये दोनों का ही कहना है। तो अगर राज्य की सरकारें इसमें, राज्य की सरकार आगे नहीं आएगी, केंद्र की सरकार आगे नहीं आएगी और दोनों मिलकर कोई निदान नहीं निकालेंगे तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा, आंदोलन होता रहेगा, आश्वासन मिलता रहेगा। एक आखिरी सवाल है मेरा, चूँकि मैया समान योजना में एक अच्छी खासी राशि सरकार की जा रही है, अब ये चर्चा का विषय हो गया है पिछले 1 सालों में कि सरकार के पास पैसा नहीं है। आरोप आप ही के ऊपर लग रहा है कि आप लोग केंद्र से उतना मदद नहीं दे रहे हैं राज्य को जितना उनका अधिकार बनता है। बोल रहे इस वजह से कई योजनाएं या तो अधर में दिख रही है जाते हुए, या फिर मतलब उसका कोई माई बाप नहीं है। मुझे लगता है कि एक श्वेत पत्र झारखंड की सरकार को इस बारे में प्रकाशित करना चाहिए। जहाँ तक योजना और बजट का सवाल है, उसमें तो योजनाएं चिन्हित हैं, केंद्रांश कितना है और राज्य का अंश कितना है। उसमें अगर नहीं मिल रहा है तो फिर कारण बताना पड़ेगा कि राज्य की सरकार अपना प्रदर्शन योजनाओं को लागू करने के मामले में सही तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है, और राज्य की सरकार केंद्र से चाहती क्या है। एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं, हो स्पष्ट तो करें। अरे हम तो 1,36,000 करोड़ बोल रहे हैं, पोस्टर छपवा दिए, सब कुछ कर दिए, कोई तो जाता नहीं है केंद्र में मांगने। नहीं तो 1,36,000 करोड़ की जब टेबल पर बैठकर बात होती है तो इसको क्यों नहीं प्रूव कर पाते हैं। 1,36,000 करोड़ है और 1,36,000 करोड़ किस मद में है, कैसा बकाया है, उनका क्या उपयोग होना है। कोर्ट में गए तो रॉयल्टी और सेस के मामले में तो राज्य सरकार के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया। तो अगर भारत की सरकार नहीं मानती है तो इसको लेकर चला जाना चाहिए न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला करा देना चाहिए कि 1,36,000 करोड़ की जो इनकी मांग है वो मांग कितनी वाजिब है। हम लोग तो चाहते हैं कि अगर इनकी मांग सही है तो केंद्र की सरकार को या उसी कंपनियों को 1,36,000 करोड़ दे देना चाहिए। कोई मामला केंद्र सरकार पर नहीं बकाया है, केंद्र सरकार की कंपनियां जो कोयला के क्षेत्र में काम करती हैं उनके ऊपर ये बकाया है। तो इस बकाये को वसूलने के जो तरीके हो सकते हैं उसमें माइंस मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में भी है कि आपका कोई बकाया है तो आप किस तरह से कहाँ कहाँ जाइएगा उसके बारे में ट्रिब्यूनल बना हुआ है इसमें। तो ये सारे कौन से मामले किस ट्रिब्यूनल में हैं और आप अपने पक्ष में फैसला क्यों नहीं करा पा रहे हैं वहाँ से। तो जब सारी चीज़ें हो जाएगी तभी तो मानेंगे कि ये डिमांड सही है, नहीं तो आप कुछ भी आंकड़े जोड़कर। अब तो मैं पढ़ रहा था कि जो MB शाह कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया था और उसमें जो कॉमन कॉज में मामला चल रहा है, हम लोग तो लंबे समय से, हम लोगों की सरकार थी तब से मैं इस मामले को उठाता हूँ। कॉमन कॉज की बकाया कंपनियों से लिया जाना चाहिए। आज तक उस सरकार ने भी नहीं लिया, इंडिया की जो सरकार थी,
और 6 साल हो गया, राज्य की सरकार ने भी उसको नहीं लिया। अब कह रहे हैं कि हम लेंगे। तो ज़रा आप देखें कि इतना दिन हो गया तो कौन सी इनकी मांग आज भी कायम है कंपनियों के ऊपर में, और जिन कंपनियों पर ये मांग है वो कंपनियां सब की सब यहाँ हैं कि नहीं हैं, कि दिवालिया हो गई, किसी में मर्ज हो गई, कहीं चली गई। तो ये इस तरह का जो मामला है वह बिल्कुल ठोस तरीके पर टेबल पर बैठकर आमने सामने ईमानदारी से बात होगी। और इसमें अगर राजनीतिक पेंच करेंगे तो कभी मामला सूझेगा नहीं। अब राज्य सरकार को देखना चाहिए, टाटा स्टील में मर्ज हो गया उषा मार्टिन, उसकी माइनिंग थी विजय 2 की, उस लीज का एक्सटेंशन के लिए टाटा स्टील ने अप्लाई करके रखा है। काफ़ी दिन से मामला लटका है, नहीं हो रहा है। 2020 के 31 मार्च को जिन लौह खदानों का लीज ख़त्म हो गया, और लीज ख़त्म होने के बाद के पहले जो वहाँ खोद के रखे थे अयस्क, उसको 6 महीना के भीतर परमिशन देना था कि जो खनन करने वाले हैं उसको बेच दें, कुछ करें। उसके बाद राज्य की सरकार को था, न उस राज्य सरकार ने उनको बेचने दिया, न आज तक अपने बेच रही है। 300-400 करोड़ का मामला है, वो फंसा हुआ है। और उसी तरह से हम माइनिंग करेंगे तो माइनिंग किस रूप से हम जो इसके नियम कानून हैं, भारत सरकार का पर्यावरण विभाग है, उससे अनुमति लेनी है, तो इसके बारे में ठोस जाए। अभी तक तो ये राज्य की सरकार ने जिसको कहते हैं स्टेज 2 का सर्वेक्षण ही नहीं कराया अपना। आप कोई भी जहाँ सर्वेक्षण आपका नहीं है आयरन ओर इलाके में, और वहाँ आप टेंडर कर देंगे तो कैसे कोई आएगा? कोऑर्डिनेट ही फिक्स नहीं है किसका है। तो ये जो इनको अपना काम करना चाहिए ईमानदारी से, वो करके विकास का काम कराएं तो राज्य को लाभ होगा। केवल राजनीतिक मुद्दा बनाने से राज्य को कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये मांगें हमेशा चलती रहेंगी। 1,36,000 करोड़ और कॉमन कॉज सबका कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि किसी पर आप जाइएगा कॉमन कॉज मामले में ही किसी कंपनी पर कि आपका बकाया इतना है देना है, तो कंपनी भी तो कानून के अनुसार से कहीं जाएगी कि इनका जो कहना है वो सही नहीं है। तो वहाँ जो अर्ध न्यायिक प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, उनमें अपने सक्षम अधिकारियों को और सक्षम जो लीगल पदाधिकारी हैं उनको ले जाकर वहाँ फैसला कराना चाहिए। होता नहीं है, ये केस हार जाते हैं, फिर कहते हैं हम बकाया है हमारा साहब। तो इसमें राज्य की सरकार को तत्परता बरतनी होगी। विधानसभा का सत्र आ रहा है, एनडीए का बहुमत ये मुद्दा दिखेगा, या सिर्फ बीजेपी अलग अपना देखेगी, जदयू अलग देखेगी, लोजपा अलग देखेगी, फिर चुनाव में एनडीए बनेगा? बीजेपी पिछली बार बाबूलाल मरांडी जी ने एक दिन मीटिंग बुलाया था एनडीए के लोग। अब बड़ा दल है, वो एनडीए विधायकों को एक साथ बुला के सदन में भी एकजुटता प्रदर्शित करते हैं कि नहीं करते, उन पर निर्भर है। नहीं तो लोग अपने बुद्धि विवेक से जो सामान्य विधायकी प्रक्रिया है उसके अनुसार से काम करेंगे। तो सवाल उठेगा ना फिर सिर्फ चुनाव में राज्य एनडीए। में क्या बड़ी समस्या है? मैं तो कहता हूँ कि जमशेदपुर में 4 महीने से सिविल एसडीओ का पोस्ट खाली है। इसके पहले 9 महीने तक डीडीसी का पोस्ट खाली था। आज यहाँ डिप्टी कलेक्टर रैंक के जो अफसर हैं, करीब 80 से 85 अफसर वेटिंग फॉर पोस्टिंग में हैं। तो सामान्य प्रशासन जो इस सरकार का है उसको तो इस कार्य में त्वरित कार्रवाई करके पदों को भरना चाहिए। कहीं एसडीओ नहीं रहेगा तो सोचिए प्रशासन की क्या स्थिति रहेगी, डीडीसी नहीं रहेगा तो क्या स्थिति रहेगी। ये डिप्टी कलेक्टर तो जैसे भारत सरकार के आईएएस हैं वैसे राज्य सरकार के यहाँ थे। आखिर क्यों नहीं इनकी पोस्टिंग हो रही है? क्यों वेटिंग फॉर पोस्टिंग में हैं? ये सब पोस्टिंग, ये सब स्थिति भी रहेगी। और एक विभाग में एक अफसर के पास 4-5 विभागों का प्रभार है, जिलों में भी है और सचिवालय में भी है। और तब भी आप कहें कि नहीं हम तो बड़ी क्षमता से काम कर रहे हैं, तत्परता से काम कर रहे हैं। तो ये तो आपका कहना केवल कहने के लिए, आप सरकार में हैं, आप कह दीजिए जो कह दीजिए, लोग सुनेंगे उसको। मगर ज़मीनी स्तर पर दिखाई पड़ रहा है क्या दिक्कत है कि आप डिप्टी कलेक्टर्स की पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं। जमशेदपुर में आप एसडीओ नहीं दे रहे हैं। आपको क्या कारण लगता है? मुझे कोई कारण नहीं लगता है सिवाय इसके कि ये नहीं करना चाहते हैं या इनकी क्षमता नहीं है करने की, यही हो सकता है। शुक्रिया सर।
हम दोनों के बातचीत में आप ज़रूर किसी नतीजे पर पहुँचे होंगे कि सरकार का वाकई में कथनी और करनी में डिफरेंस है, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो। कई मुद्दे ऐसे हैं जहाँ केंद्र भी दोषी दिख रही है, पर हर कोई कहता है कि सिस्टम का पार्ट होना चाहता है। ऐसे भी कहते हैं सिस्टम बदलने के लिए कोई नहीं आता, सिस्टम अपने अनुसार से चलाने के लिए सब कोई आता है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in